सो हेलो एवरीवन। मैं ऋषभ वेलकम करता हूं आपका आपके अपने चैनल एग्जामिनेशन पे। एंड आज से हम ज्योग्राफी का वन शॉट करने जा रहे हैं। वन शॉट मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो हम सबसे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कम इम्पोर्टेंट है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके हटा देंगे। ठीक है, समझ के हटा देंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज होने वाली है वन शॉट की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है पूरे यूट्यूब की। आप देख के जाना, आप ये करके जाना। अगर आपके कम नंबर आए तो मेरी गारंटी, अगर आपके कम नंबर आए तो आप मुझे आके बोलना कि भैया मैंने आपकी पूरी सीरीज देखी और फिर भी मेरे नंबर कम आ गए। ठीक है, बट मेरी एक शर्त है, मैं जो जो पढ़ाऊंगा, जो जो लिखाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा एंड उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी बात पे मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पे। एंड अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए, किसके बोर्ड्स में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आगे चल के आपको प्रिपेयर करना है सीयूटी के लिए जिसके थ्रू आपको ड्यू में एडमिशन मिलेगा, या फिर आगे चल के फ्यूचर में कभी आपका प्लान बनता है या मन है आपका देने का क्या एसएससी का एग्जाम, चाहे फिर यूपीएससी का एग्जाम, उसके लिए भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। सारी चीजें एक ही इसी चैनल पे आएंगी। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, हमारे एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, एक्स पे फॉलो कर लेना है, एंड फ्री नोट्स एंड क्विजेस के लिए हमारे टेलीग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना है। ठीक है, ये चार चीज आपको करनी है और सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का बहुत छोटा सा चैप्टर है, वन शॉट है। ठीक है, हम इसको बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे एंड ये भी कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक, छोटा से छोटा टॉपिक हम ना छोड़ के जाएं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उस पर हम ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़े से नोट्स आपको बनवा देता हूँ, इसी पे पढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपको आपको पता होगा जियोग्राफी क्या होती है। ठीक है, जियोग्राफी क्या होती है। ठीक है, जियोग्राफी का एक डेफिनेशन आपको सबको पता होगा, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ। अब देखो, ज्योग्राफी को हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ज्योग्राफी को हमने कितने ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है, दो ब्रांचेस में। पहला होता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, और दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, आपने क्लास 11th में जो पढ़ी उसमें आपने क्या पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा। ठीक है, जिसमें आप माउंटेन्स पढ़े। ठीक है, आप जिसमें आपने क्या पढ़ा, माउंटेन्स, माउंटेन्स आपने पढ़े। उसमें आपने रिवर्स पढ़े। ठीक है, जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़े, क्लाइमेट पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा आपने, सॉइल पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीजें आपने उसमें पढ़ी। ठीक है, अब जो आपका 12th है वो डील किससे करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी से। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, इसमें हम उनकी एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, एक्टिविटीज को, एक्टिविटीज पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हाउ दे यूज, हाउ दे यूज देयर देयर नेचुरल, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो, जो पूरी अर्थ होती है उसके दो कंपोनेंट है। यानी अर्थ पे क्या है, अर्थ पे फिजिकल ज्योग्राफी के भी कंपोनेंट है, जैसे माउंटेन है, रिवर है, क्लाइमेट है। अर्थ पे ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के भी कंपोनेंट है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, वो एक्टिविटीज भी करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स को यूज भी करते हैं। ये सारी चीजें भी अर्थ पे होती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या करते हैं हम, ह्यूमन ज्योग्राफी में इन दोनों के रिलेशन को, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में इन दोनों का जो रिलेशन है, ठीक है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम किस में स्टडी करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन फिजिकल, फिजिकल कंपोनेंट, कंपोनेंट एंड ह्यूमन।
ठीक है। इसको 1.5 पे करके देखो, आपको अच्छे से ज्यादा आसानी से रहेगा, टाइम भी आपका बचेगा। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या है, यहां से निकल के आया कि जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे अर्थ हो गया, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, क्लाइमेट हो गया, इनसे हमारी जो इंटरेक्शन होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे इन रिलेशन, कैसा रिलेशन है इसके साथ, इसको, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी का सिंपल वन लाइन डिफिनेशन अगर आपको लिखने को आ जाए, आप क्या लिखोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी को हम 3 पार्ट में समझ सकते हैं या फिर कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है। ये इस चैप्टर की जान है। ठीक है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो लगभग आप सारी चीजें कवर कर लोगे इस चैप्टर से। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सबसे पहला इस तरीका होता है जिससे हम ह्यूमन ज्योग्राफी को समझ सकते हैं, वो होता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ENVIROMENT, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब इन्वायरमेंट हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करता है, इन्वायरमेंट हमारे एक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला था ह्यूमन ज्योग्राफी में मतलब पूरे अर्थ पे 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एक है फिजिकल, ठीक है, एक फिजिकल यानी इन्वायरमेंट है हमारा, इन्वायरमेंट है, और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं हमारे ह्यूमंस। ठीक है। ठीक है। ये 2 कंपोनेंट है हमारे पूरे अर्थ पे। ठीक है। अब देखो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में जो हमारा इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। वो डिसाइड करते हैं हमारे रहन सहन को, हमारे खान पान को, सारी चीजों को वो डिसाइड करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है। जब लोग, यानी जो प्रीवियस टाइम में अगर आप देखो, पुराने टाइम पे जब लोगों के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, उनका जो एक्शन था वो कौन डिटरमाइन करता था, नेचर डिटरमाइन करता था। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे जो कोल्ड एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले लोग होते हैं, उनको मजबूरी है कि वो वुलन क्लॉथ्स पहने। ठीक है। जैसे जो डेजर्ट एरिया में, डेजर्टेड एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड होती है क्योंकि वहां पे रेनफॉल नहीं होता है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट जब हमारे एक्शन को डिटरमाइन करेगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेज यहीं पे आता है। ठीक है। इसमें इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हमारे जो फूड हैबिट्स हैं, जो लाइफस्टाइल है, जो ऑक्यूपेशन है, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। ठीक है। और दूसरा है, दूसरा क्या है हमारा, पॉसिबिलिज्म, POSSIBILISM, पॉसिबिलिज्म। ठीक है। ये क्या है, अब इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो इन्वायरमेंट होता है वो कम डिसाइड करता है, इन्वायरमेंट मतलब जो है हमारा वो कम पावरफुल होता है, एंड जो हमारा ह्यूमंस है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है फॉर एग्जांपल आज आप दिल्ली में बहुत ठंडी पड़ रही है। ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट चाहता है कि आप घर में ठिठुर के बैठो, आप खूब ज्यादा वुलन क्लॉथ पहनो, बट हमने क्या किया, हमने इन्वेंट किया हीटर को, हमने इन्वेंट किया जो ब्लोअर्स को। ठीक है। हम क्या करते हैं, मस्त पूरे रूम में चला के छोड़ दिया और मस्त एक बंडी पहन के घूम रहे हैं। ये क्या है, इससे हम, इसमें हमने क्या किया, हमने जो इन्वायरमेंट का जो चैलेंजेस था उसको ओवरकम कर लिया, उसको हमने ओवरकम कर लिया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने उसको ओवरकम कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा पावरफुल हो गया, ह्यूमंस, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे एक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पाया, हमने उसके चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया। ठीक है। विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ये याद रखना, विथ हेल्प ऑफ टेक। इसके सारे नोट्स मैंने पीछे लिखे हुए हैं, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। अब जैसे मान लो कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही थी पीछे, आप एंशिएंट टाइम में जाओ तो हम बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो उससे कई सारी जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो जाती थी, कई सारी गांव तबाह हो जाते थे। ठीक है। जैसे कोई चिकन पॉक्स फैल गया तो कई सारे गांव खत्म हो जाते थे एक साथ। हमारे पास इतना ज्यादा अच्छी दवाइयां नहीं थी। ठीक है। हमारे पास इतने अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम डैम बना के उनको रोक सके, पानी को रोक सके। ठीक है। अब क्या हुआ, हम जो ये नेचर का चैलेंज था, इन्वायरमेंट का चैलेंज था, उसको हमने ओवरकम कर लिया। आज हम फ्लड को रोक पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम। आज हम चिकन पॉक्स, बहुत नॉर्मल बीमारी है, होती है, हम घर में ठीक कर लेते हैं दवा खा के। तो ये सारी चीजें क्या है,
ये पॉसिबिलिज्म है, यानी इन्वायरमेंट के जो चैलेंजेस थे उसको हमने ओवरकम कर लिया विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, इसमें ह्यूमन ज्यादा पावरफुल होते हैं, ह्यूमन खुद के एक्शन को खुद डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब तीसरा है हमारा, एक तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है नियो डिटर्मिनिज्म, नियो NEO एंड नियो डिटर्मिनिज्म है DET। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। थोड़ा सा आप राइटिंग में मत जाना, क्योंकि मैं पैड पे नहीं लिख रहा हूँ ऐसा, जो क्या बोलते हैं इसको, इस पे लिख रहा हूँ, एक्स पेन पे लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो नियो डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है, अब देखो इन दोनों में बहुत प्रॉब्लम है। कभी कभी जो नेचर है, फॉर एग्जाम्पल हमको बहुत इमरजेंसी, हमें बाहर जाना है, बस बाहर बहुत ज्यादा तगड़ी बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, और हमारे घर में है मेडिकल इमरजेंसी। तो ये क्या हमारे लिए ठीक है? इन्वायरमेंट इतना हार्श है कि हमारे लिए वो ठीक नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात। ये भी कंडीशन नहीं सही है, ठीक है, इन्वायरमेंट जब हमारे सभी एक्शन को डिटरमाइन करने लगे, वो भी सही नहीं है। या फिर हमने पूरे इन्वायरमेंट को ओवरकम कर लिया है, हमने पहाड़ों पे, कि हम पहाड़ों पे जा पाए, घूम पाए, तो हमने पहाड़ों को काट काट के रोड बना लिए हैं, हमने नेचर को छेड़ दिया है, ठीक है। ये भी तरीका नहीं है, नेचर को छेड़ना मीन्स नेचर को हमने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो क्या ये तरीका सही है? ये भी तरीका नहीं सही है, ठीक है, ये भी तरीका नहीं सही है। तो हमारे एक जियोग्राफर थे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनका नाम था ग्रिफ ट्रेलर, ठीक है। ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ठीक है, जिसको वो नाम देते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? जिसका नाम होता है नियो डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में नाम याद रखना, इसको आप जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो ब्रैकेट में करके इसको भी लिख सकते हो। कैसे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मध्यम मध्यम मार्ग, ठीक है, मध्यम मार्ग, ये मध्यम मार्ग है, दोनों के बीच का रास्ता है, यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का रास्ता क्या है? मध्यम मार्ग, नियो डिटर्मिनिज्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बोलते हैं, जो हमारे ग्रिफ ट्रेलर हैं वो बोलते हैं कि जो हमारा ह्यूमन है और जो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी है, यानी फिजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे अर्थ पे, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फिजिकल इन्वायरमेंट ना हो तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, अगर ह्यूमन ना हो तो फिजिकल ज्योग्राफी रह के क्या करेगी, उस वैसे ही रहेगी जैसे हमेशा रहती है, ठीक है, पड़ी रहेगी ऐसे, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन, इसमें बोला जाता है ह्यूमन कैन यूज नेचर, ह्यूमन जो है हमारे नेचर को यूज कर सकते हैं, बट उसको मिसयूज नहीं करना है हमें, ठीक है। ये सिंपली बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, SUSTAINABLE, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। आप नेचर को यूज करो बट मिसयूज मत करो उसका, ठीक है। इसका अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, तो जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर जाओ, ठीक है, जो कोल है, जो ऑयल है, उस पर डिपेंडेंसी कम करो, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे जाओ, उससे क्या होगा, पोल्यूशन भी कम जाएगा, एंड उससे हमारे पास, उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगी। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन करो, फॉरेस्ट काटो मत, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोल्यूशन को कंट्रोल करो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, जिसमें यूज नेचर बट केयरफुली, नेचर को आप यूज करो, नेचर को ऐसा मत बनने दो कि वो आपके सारे एक्शन को डिटरमाइन करता है, बट नेचर को आप एक्सप्लॉइट मत करो, उतना एकदम एग्जॉस्ट मत कर दो उसको, ठीक है, इतना मत करो आप, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, इसके मैं सब फील्ड्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं आगे चल के अब इसी पे नोट्स पे ही आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने बताया इसका, ठीक है। अर्थ में दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक फिजिकल वर्ल्ड होता है, एक लिविंग वर्ल्ड होता है, जिसको हम ह्यूमन बोलते हैं, उनकी एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो, जियोग्राफी एक सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म है, ठीक है, ये नाम बात याद रखना, जियोग्राफी इज द जियोग्राफी जियोग्राफी इज सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप सुन लो, ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी सेट में आ सकते हैं इससे, ठीक है। ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म कैसे है ये, ठीक है। अब देखो जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए जितने ज्योग्राफर हैं उनमें कई सारे डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग बोलते हैं ज्योग्राफी जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम इसको प्रैक्टिकल वे में लेना चाहिए, प्रैक्टिकल वे में समझना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं जो ज्योग्राफी है वो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ऐसे हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला डुअलिज्म यहीं पे है। डुअलिज्म का मतलब क्या होता है, किसी एक टॉपिक को लेके दो तरह के विचार होना, ठीक है, किसी एक टॉपिक को लेके दो तरह के जब विचार आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी को लेके दो तरह के लोग हैं। एक जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और दूसरा वो लोग बोलते हैं जो ज्योग्राफी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। समझ में आई बात। अब जो दूसरा है, दूसरा एक और तरीका है कि जो ज्योग्राफी को पढ़ने वाले लोग दो पार्ट में बटे हुए हैं। पहला है जो लोग बोलते हैं ज्योग्राफी को हम एक रीजनल स्टडी की तरह ले सकते हैं, और दूसरे लोग जो बोलते हैं वो लोग बोलते हैं ज्योग्राफी को हम एक सिस्टमैटिक वे में ले सकते हैं, ठीक है। अब रीजनल और सिस्टमैटिक तरीका क्या होता है ये आई होप आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। देखो जो ज्योग्राफी है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, उसमें हम पूरे अर्थ को स्टडी करते हैं, ठीक है, पूरे अर्थ को स्टडी करते हैं, ठीक है, पूरे अर्थ को स्टडी करते हैं। समझ में आई बात आपको। अब देखो पूरे अर्थ को स्टडी करना, अगर हम पूरे अर्थ को, ठीक है, पूरे पूरे ग्लोब को एक साथ अगर स्टडी कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिना के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर पैटर्न टेम्परेचर पैटर्न को अगर हम समझना चाहते हैं, ठीक है, पूरे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक स्टडी बोलेंगे। सिस्टमैटिक स्टडी में क्या होता है, हम कोई एक चीज पूरे ग्लोबल लेवल पे समझना चाहते हैं, जैसे टेम्परेचर पैटर्न, जैसे क्लाइमेट चेंज को हम समझ रहे हैं तो पूरे ग्लोबल लेवल पे समझ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं समझ रहे हैं, पूरे ग्लोबल लेवल पे हम समझना चाहते हैं कि पूरे ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी बोलते हैं। रीजनल स्टडी क्या होता है, इसमें हम क्या पकड़ते हैं, इसमें हम किसी एक कंट्री को या फिर किसी एक, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक कंट्री को या फिर किसी एक पर्टिकुलर रीजन को पकड़ते हैं, एंड उस रीजन की सारी चीजें, जैसे वहां का क्लाइमेट, उसका टेम्परेचर, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन, उसका, ठीक है, उसकी सारी उसकी ज्योग्राफी या फिर क्या बोलते हैं वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, उसका डेमोग्राफी, सारी चीजें हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी में कोई एक पर्टिकुलर रीजन एंड उसकी सारी चीजें, क्लाइमेट, टेम्परेचर, उसका ड्रेनेज पैटर्न, उसका मॉनसून का कैसे आता है, बारिश कैसे होती है, सारी चीजें, ठीक है। सिस्टमैटिक में हम कोई एक चीज पकड़ते हैं और पूरे ग्लोबल लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म, मैंने बता दिया कैसे। अगर क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे लिख देना है कि ज्योग्राफर जो होते हैं वो डिवाइडेड हैं ज्योग्राफी को लेके। कुछ लोग बोलते हैं ज्योग्राफी को एक प्रैक्टिकल तरीका से पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं जो ज्योग्राफी को एक थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ना चाहिए। और दूसरा, ज्योग्राफी को कुछ लोग बोलते हैं एक रीजनल स्टडी करनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक स्टडी करनी चाहिए। सिस्टमैटिक क्या होता है, जब हम एक चीज को लेके पूरे ग्लोबल लेवल पे स्टडी करते हैं। रीजनल क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में उस रीजन की सारी चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो वो रीजनल स्टडी हो जाती है, ठीक है। आई होप ये रहा होगा। कुछ फेमस डेफिनेशन यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, इसमें से इंपॉर्टेंट आपका रैडजल का है, ठीक है, रैडजल का याद कर लेना आप, और एलन से सैंपल का याद कर लेना, ये दो देख लेना बस एक बार, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है पेपर में, हमेशा आता है, ठीक है। ये तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। पाउल विडाल दे ला, ठीक है, ये उनका थोड़ा सा देख लेना आप, एलन से सैंपल का देख लेना आप, और ये रैडजल का देख लेना, ठीक है। यही मैंने, जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी इंटर रिलेशन बिटवीन सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय ह्यूमन थ्रू मल्टीपल इंटरेक्शंस, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट हैज बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स। जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो आज का हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसको हमने बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है। हमें जैसा चाहिए हमने वैसा बना दिया फिजिकल इन्वायरमेंट को, ठीक है। हमने रेगिस्तान में रोड बना रखा है कि हम रेगिस्तान में घूमने जाएंगे, ठीक है। यही जैसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसी को बोलते हैं, ठीक है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या होगा, जिसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हो जाता है, मतलब नेचर हमारे एक्शन को डिटरमाइन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और जहां पे हम नेचर को डिटरमाइन कर देते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग नेचर को बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, पॉसिबिलिज्म, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है, ये मैंने सारा बता दिया है।
इस इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसका डेफिनेशन अगर आपको आए तो द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, यानी जो पुराने लोग थे उनका इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन, इन दोनों के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, जहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है हमारे एक्शन को डिटरमाइन करता है। एंड उस टाइम पे हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी वो बहुत लो थी। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, आई होप आप दिख रहा होगा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन प्रोड्यूस एंड क्रिएट, बट इट इज इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक डू दे प्रोड्यूस। ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इस लाइन का मतलब होता है, देखो हम पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी का भी यूज करते हैं, एंड जो वो मशीन आती है उसका भी यूज करते हैं पेड़ काटने के लिए। ठीक है, पेड़ काटने वाली जो मशीन आती है हम दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम कुल्हाड़ी को यूज करेंगे तो वो क्या दिखाता है, अगर हम मशीन को यूज करेंगे तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वो डेवलपमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट को दिखाता है। अगर हम एक्स यूज कर रहे हैं यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पीछे है। ठीक है, अगर हम मशीन यूज कर रहे हैं तो हमारी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे आ चुकी है, हम मशीन्स का यूज करते हैं अपने काम को एफिशिएंट तरीके से करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन बोली गई है, ह्यूमन जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो कौन से टूल्स एंड टेक्निक का यूज कर रहे हैं कुछ बनाने के लिए। पहले के लोग भी आग जलाते थे पत्थर रगड़ के, ठीक है, आज के लोग आग जलाते हैं लाइटर से। तो दोनों में कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है। ठीक है, हमारी सोसाइटी कितनी ज्यादा आगे आ चुकी है वो दिखाता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया जो ग्रिफ ट्रेलर थे, ठीक है, उन्होंने दिया था स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट सो दैट नाइदर सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मतलब एकदम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, पॉसिबिलिज्म भी नहीं होना चाहिए। लोगों के पास इतनी फ्रीडम भी नहीं होनी चाहिए कि वो लोग नेचर को अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड करते चले जाएं। ठीक है, इट मींस दैट ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। ठीक है, मतलब हम नेचर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, बट उतना ही, कुछ लिमिट लिमिट लगा के। मतलब ऐसा ना हो कि नेचर को हम इतना एक्सप्लॉइट कर दे कि वो उल्टा हमारे ऊपर रिटर्न कुछ हमें दे दे, फॉर एग्जांपल बाढ़ दे दे हमें। ठीक है, ये कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी टाइम के साथ कुछ चेंज होता चला गया है। इसको बस एक बार पढ़ लेना आप, इससे बहुत कम रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू आ गया तो आ गया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अर्ली कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, अर्ली कॉलोनियल पीरियड का मतलब होता है जैसे 14 तो नहीं, 15-16 सेंचुरी में बोलूंगा, 15-16 सेंचुरी। इस टाइम पे हमारा जो क्या, ये इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ठीक है, अर्ली कॉलोनियल पीरियड का मतलब था जब जो बाहर के देश थे जैसे ब्रिटेन था, वो जब लोगों को गुलाम बनाने के लिए निकल रहा था बाहर। ठीक है, वो कब था, 15th 16th सेंचुरी में। ठीक है, सेंचुरी में। ठीक है, 15th 16th सेंचुरी में। ठीक है, इस टाइम क्या था, जो लोग थे, जो कॉलोनियल इंपीरियल पावर्स थे जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, वो लोग दूसरे देशों में जाके एक्सप्लोरेशन करते थे, ढूंढते थे कि यहाँ पे क्या है, और फिर उसको नोट डाउन करते थे। इस टाइम पे ज्योग्राफी का यही काम था। ह्यूमन ज्योग्राफी टाइम के साथ चेंज होती गई है। जब ह्यूमन ज्योग्राफी जहां से हम पढ़ते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड थे, वहां पे हम देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होता था, एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन होता था। ठीक है, फिर लेटर कॉलोनियल पीरियड में जैसे 17 टू 18 सेंचुरी में अगर मैं बात करूं, 17 टू 18 सेंचुरी में, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें हमने रीजनल एनालिसिस करना स्टार्ट किया। रीजनल एनालिसिस का मतलब जैसे हमारा साउथ ईस्ट रीजन है, ठीक है, साउथ एशियन रीजन है, सॉरी, यहाँ पे इंडिया भी है, यहाँ पे बांग्लादेश भी है, यहाँ पे पाकिस्तान भी है, यहाँ पे भूटान भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इंपीरियल पावर्स थी इन्होंने रीजनल एनालिसिस करना स्टार्ट किया। मतलब इंडिया के किस एरिया में, फॉर एग्जांपल इंडिया के साउथ में, केरला में, कर्नाटका में, या फिर आसाम में, यहाँ पे टी और कॉफी बहुत अच्छी होती हैं। रीजनल एनालिसिस करना स्टार्ट किया। ठीक है, 1930s के अराउंड एरियल डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दिया कि इस एरिया में ये अच्छा है, इस एरिया में ये अच्छा। लेट 50s 60s के टाइम पे हमने पहली बार ह्यूमन ज्योग्राफी में कंप्यूटर का यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, 1970s के टाइम पे ह्यूमन ज्योग्राफी में 3 स्कूल्स निकल के आते हैं। ठीक है, 3 स्कूल्स ऑफ थॉट निकल के आते हैं 1970s के टाइम पे। 1990s के टाइम पे जो आज आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वो है। ठीक है, आज के टाइम पे जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो वो 1990s के बाद से चली आ रही है, वही है। ठीक है, अब देखो, जो 3 स्कूल ऑफ थॉट क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो
मैंने बोला कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है, ठीक है। ये मेरा एक थॉट है, मैंने एक बात बोल दी। अब मेरे को फॉलो करने वाले, अगर मेरी बात से जो लोग सहमत हैं, अब वो लोग धीरे धीरे मुझे फॉलो करने लगेंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, इसी तरह मेरा एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। मेरा जो थॉट था उसको मानने वाले बहुत सारे लोग हो गए, मतलब वो लोग जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट था, यानी जो मेरा थॉट था उसको मानने वाले जब इतने सारे उसको मानने वाले जब लोग हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं। तो जियोग्राफी को मानने वाले 3 तरह के लोग निकल के आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। पहला वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा ये, ठीक है, ये गलत लिखा हो, ठीक है, ये है मार्क्सिस्ट वाला, मार्क्सिस्ट, और ये है हमारा वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो देखो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसको एक बार मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। इसमें 3 स्कूल्स ऑफ थॉट निकल के आते हैं। पहला है जो वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें बोला जाता है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या है, पढ़ सकते हैं, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, हाउसिंग पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ठीक है, ताकि जो ये सारे चैलेंजेस है इनको हम ओवरकम कर पाए। जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो ऐसा सोचता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या कर सकते हैं, ये बोलते हैं कि जो पॉवर्टी है पूरे इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ कैपिटलिज्म की वजह से एग्जिस्ट करती है। तो ये बस इतना ही लाइन लिख के आ जाओगे, इसमें कोई ज्यादा समझने की बात है नहीं। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, जैसे हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा कैटेगराइजेशन है, जैसे रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, बहुत सारे लेवल पर डिवीजन है, ठीक है। तो इस पे ये फोकस करता है जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है, लेड एम्फेसिस ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड आल्सो ऑन द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज। इस पे फोकस करता है कि ये सारी चीजें हम कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। समझ में बात आई। और ये थोड़ा सा है, यहाँ पे आप बस देख लेना, ठीक है, जैसे यहाँ पे सब डिसिप्लिन दिया हुआ है, ठीक है। वेट, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसका एग्जाम्पल दूं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, ये हमारी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी की एक सब फील्ड है, फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन को भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। बट एक पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, डेमोग्राफी बोलते हैं। इसमें हम सिर्फ पॉपुलेशन को ही स्टडी करते हैं, और उसी को, पॉपुलेशन को ही हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ज्योग्राफी इज अ इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट, कई सारी चीजों से इंटर रिलेटेड है। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या, रिसोर्सेज भी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर भी पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज भी पढ़ते हैं, मार्केटिंग भी पढ़ते हैं, टूरिज्म भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग सारे सब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए एक अलग से सब्जेक्ट इकोनॉमी है, ठीक है। रिसोर्सेज इकोनॉमी भी होता है, एग्रीकल्चर साइंस होता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी ये दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।